नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दूं कि जुबली हिल्स हैदराबाद का वो असम्बली हल्का है जहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं। 11 नवंबर को रायदही होगी और इस सिलसिले में तमाम जो अहदेदार हैं, सरकारी अहदेदार या इलेक्शन कमीशन के अहदेदार हैं, उन्होंने सख्त चौकसी अख्तियार कर रखी है और ये देखा जा रहा है कि कहीं रकम की मुंतकली तो अमल में नहीं लाई जा रही है। वैसे भी जहाँ तक जुबली हिल्स हल्के का सवाल है तो आपको बता दूं कि मागंटी गोपीनाथ ये थे बीआरएस के एमएलए जिनका देहांत हो चुका है हरकत क़ल्ब बंद होने की वजह से, और उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात ज़रूरी हो गए थे। इस मामले में आपको बता दें कांग्रेस ने नवीन यादव को अपना उम्मीदवार मुकर्रर किया है, जबकि बीजेपी ने भी ऐलान कर दिया है कि दीपक रेड्डी यानी एल दीपक रेड्डी उसके उम्मीदवार होंगे। दीपक रेड्डी ने 2023 के असेंबली इंतखाबात में भी हिस्सा लिया था और 26,000 के करीब यानी 25,866 वोट हासिल किए थे, यानी जो रायदही थी उसका 14% वोट उन्होंने हासिल किए थे। तो बहरहाल अब एल दीपक रेड्डी बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। इस तरह नवीन यादव और मागंटी सुनीता और के साथ साथ आप देखेंगे कि एल दीपक रेड्डी के दरमियान मुकाबला होगा, सेर-उखरी मुकाबला होगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अब तक किसी बात के इशारे नहीं दिए कि वो को उम्मीदवार उतारेगी या नहीं उतारेगी। तो बहरहाल 11 नवंबर को रायदही होगी जुबली हिल्स में और 14 नवंबर को नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। वैसे भी अगर आप जुबली हिल्स की बात करते हैं तो जीएचएमसी ने यानी जीएचएमसी ने वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि 6 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक जो एग्ज़िट पोल्स है उस पर पाबंदी आयद रहेगी। अगर कोई टीवी चैनल, कोई मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए अगर इसका यानी एग्ज़िट पोल्स पेश किए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और उन्हें जेल भी हो सकती है, जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। तो पहली खबर ये रही है। लेकिन दूसरी खबर आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर आप अच्छी तरह जानते हैं कि जन स्वराज पार्टी के सरबराह हैं। पहले तो इंतखाबी हिकमत साज की हैसियत से वो उन्होंने शोहरत हासिल की और बाद में जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल हो गए, उसके नायब सदर बने और नीतीश कुमार के साथ उन्होंने कई यानी बहुत खुरबत इख्तियार की। लेकिन अब दूरियां हो गई हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर देखा जाए तो बिहार असेंबली इंतखाबात में एनडीए को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और नीतीश कुमार बहैसियत चीफ मिनिस्टर दोबारा वापस नहीं होंगे और नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू वो 25 नशस्तें भी बहुत यानी मुश्किल से हासिल कर पाएगी, यानी 25 नशस्तों पर भी उसका पहुंचना बहुत मुश्किल है। उन्होंने ये भी कहा है कि एनडीए में अफरा तफरी फैली हुई है, उसकी जो जमातें हैं यानी हलीफ जमातें हैं या शामिल जो जमातें हैं एनडीए में वो खुद परेशान हैं। तो बहरहाल क्यों परेशान है, किस लिए परेशान है, और प्रशांत किशोर ने जिस अंदाज में कहा है कि 243 असेंबली हल्कों में से सिर्फ 25 नशस्तें ही हासिल कर सकती है जेडीयू नीतीश कुमार की, तो ये क्यों कहा है हम पूछेंगे सज्जाद साहब से। देखिए, एक तो झगड़ा ये चल रहा है कि जो है बिहार की अगर सियासत की हम बात करेंगे जी तो एक झगड़ा ये चल रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी ने बीजेपी के साथ जो सीट शेयरिंग हुई है उसको मानने से इनकार कर दिया है। पार्टी के लीडर मनोज झा ने साफ तौर पे कहा कि हम जो है उस माहदे को ख़त्म कर रहे हैं। तो वहाँ फिर से चपखलिश या फिर दोनों के बीच में जो है एक टकराव का माहौल पैदा हो गया है बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी के बीच में। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो है प्रशांत किशोर, जिनके बारे में अभी आपने कहा कि वो इंतखाबी हिकमत साज के तौर पे जाने जाते थे, उन्होंने जहाँ जहाँ इलेक्शन की प्लानिंग की है वहाँ वहाँ उनके आंकड़े सही बैठे हैं। लेकिन देखिए, प्लानिंग करना एक अलग चीज़ है और ख़ुद मैदान में उतरना एक अलग चीज़ है। तो अब उन्होंने खुद अपनी पार्टी कायम की जन स्वराज के नाम से, बिहार में एक इलाकाई जमात उन्होंने बनाई और फिर उस जमात के जो है सरबराह की हैसियत से पहला इलेक्शन वो लड़ने जा रहे हैं। लेकिन अचानक उन्होंने ऐलान किया है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उनका एक कहना था कि मेरा जो है मंशा ये है कि मैं जमात को मुस्तहकम करूं और पार्टी जिन जिन लोगों को टिकट देती है, इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में उतारती है, उनकी कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मैं काम करूं। इसलिए मैंने इलेक्शन ना लड़ने का फ़ैसला किया है, क्योंकि अगर मैं ख़ुद मैदान में उतरूँगा तो फिर मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और मुझे जो है
पार्टी को मुस्तहकम करने का मौका नहीं मिलेगा। बहरहाल ये जवाब उन्होंने प्रशांत किशोर ने पेश किया है। हो सकता है उनका मंशा ये मतलब MP इलेक्शन लड़ने का हो सकता है, वो जो है दिल्ली की आगे की सियासत सोच रहे हो, जो कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने ये फैसला किया है। अब देखिए यहाँ दिलचस्प बात यह है कि उनकी पार्टी कितनी सीटों पे इलेक्शन लड़ेगी, इसके बारे में अभी कोई वादे जो हैं उन्होंने इशारा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम धीरे धीरे लोगों को टिकट दे रहे हैं। हो सकता है पूरी सीटों पे 243 सीटों पे वो इलेक्शन लड़े, हो सकता है वो 200 पे इलेक्शन लड़े। बहरहाल उनका ये झगड़ा है। दूसरा झगड़ा ये है कि नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी में फिर से जो है झगड़ा हो गया है। तो यकीनन ये एक नया ट्विस्ट है बिहार की सियासत में। अभी देखिए तीसरा ट्विस्ट ये भी आया बिहार की सियासत में कि कांग्रेस और जो है तेजस्वी यादव की, लालू प्रसाद यादव की जमात में टिकटों की तकसीम के मामले पर अभी कोई जो है फाइनल फैसला नहीं आया है। आज कांग्रेस की बैठक थी दिल्ली में, जी मल्लिकार्जुन खड़गे की क़यादत में। तो उस बैठक में क्या फ़ैसला लिया गया उसका अभी जो है वाज़ेह ऐलान सामने नहीं आया है। तो कितने सीटों पे कांग्रेस और जो है तेजस्वी यादव की जमात इंडिया ब्लॉक वहाँ पे जो है लोगों को मैदान में उतारेगा, उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगा, उसका अंदाज़ा नहीं है। लेकिन यकीनन प्रशांत किशोर के इस अनाउंसमेंट को जो है मीडिया बड़ा जो है एक बड़ी तवज्जो दे रहा है। मीडिया बड़ी शह सुर्खियों में जो है ये खबर चलाई जा रही है सोशल मीडिया पे। और प्रशांत किशोर ने खुद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने ऐलान किया कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, मैदान में नहीं उतरेंगे। बहरहाल जो कुछ भी हो, बिहार की सियासत वक्त के साथ साथ एक पेचीदगी इख्तियार करती जा रही है और देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में ये पेचीदगी किसको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है, देखने वाली बात होगी। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक बिहार की सियासत का सवाल है, बिहार की सियासत के बारे में यही कहा जाता है कि ये सियासत नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के अतराफ घूमती है। अब देखना यह है कि प्रशांत किशोर भी वहाँ पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी दोबारा अपने आप को ताकतवर साबित करने की कोशिशों में मसरूफ़ हो गई है। और आपको ये भी बता दूँ कि शर्जील इमाम जो तलबा के जहदकार हैं, तलबा लीडर हैं और जिन्हें मुल्क से बगावत, मुल्क से गद्दारी के तहत और UAPA जैसे कानून के तहत गिरफ्तार करके रखा गया है, 6 साल से वो जेल में हैं, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो उसने ये ऐलान किया है, पहले तो उसने इंडिया इत्तेहाद में दाखिल होने की कोशिश की, शमूलियत इख्तियार करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ धुतकार दिया गया MIM को कि हम आपको नहीं ले सकते क्योंकि आपका जो रिकॉर्ड है वो बहुत ख़राब है। तो बहरहाल हर लिहाज से देखा जाए तो अब इंडिया इत्तेहाद से दूरी के बाद यानी दाखिला ना मिलने पर असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान कर दिया है हालत बरहमी में कि वो यानी उनकी पार्टी 100 हलकों में अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। और अब देखेंगे कि जब ये मैदान में उतारेगी MIM 100 उम्मीदवारों को, तो फिर किसको नुकसान पहुँचेगा और किसको फ़ायदा पहुँचेगा, इस बात का आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये बात हम आप पर ही छोड़ रहे हैं। तो बहरहाल ये बिहार की सियासत है। अब देखना यह है कि बिहार की सियासत मुल्क की सियासत में क्या किरदार अदा करती है। जैसा कि प्रशांत किशोर ने पेश क़यासी की है कि NDA यानी BJP की ज़ेर क़यादत NDA को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर के हैसियत से वापस नहीं होंगे। तो अब देखना यह है कि क्या प्रशांत किशोर की पेश क़यासी साबित होती है या नहीं होती है। वैसे भी प्रशांत किशोर को ये भी अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि BJP में अमित शाह हैं, मोदी हैं और मोदी का जादू चलता है और अमित शाह का दिमाग चलता है। और ये भी कहा जाता है कि EVM भी चलता है, लेकिन हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि कांग्रेस के कायद राहुल गांधी से लेकर जो अपोजिशन कायदीन है वो भी कह चुके हैं। तो बहरहाल अब देखना यह है कि बिहार में इलेक्शन कमीशन विजय और BJP की जीत होती है या फिर राहुल गांधी के उसूलों की जीत होती है, तेजस्वी यादव के मुतालबात की जीत होती है या अवाम के यानी जो ख्वाहिशात है उसकी जीत होती है। क्योंकि एक बात ज़रूर है कि जैसे ही इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया, आपने देखा कि बिहार में ख़वातीन से लेकर बूढ़ों से लेकर यानी
रिक्शा ड्राइवर जो होते हैं, ऑटो ड्राइवर वगैरह, उनके अकाउंट्स में अच्छी खासी रकम मुंतकिल हो रही है। और ये रकम क्यों मुंतकिल हो रही है, क्या इसके ज़रिए वोट खरीदे जा रहे हैं, ये एक अहम सवाल है। तो बहरहाल नाज़रीन, अब आपको लिए चलते हैं तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की तरफ। और आपको ये बता दूं कि अगर आपके बच्चे इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं तो फिर उन पर खुसूसी तवज्जो दीजिए, क्योंकि अब इम्तिहानात सर पर आ गए हैं। यानी आइंदा साल फरवरी में, अब आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2 माह और ये जनवरी 3 माह हो जाएंगे। 3 माह के बाद फरवरी के आखिरी हफ्ते में यहाँ तेलंगाना में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सालाना इम्तिहानात का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। तेलंगाना के तरह आंध्र प्रदेश में भी आप देखेंगे कि फरवरी के आखिरी यानी 23 फरवरी को इम्तिहानात का आगाज़ होगा और मार्च यानी 20 मार्च के बाद उनका इख्तिताम अमल में आएगा। उसी तरह तेलंगाना में 25 फरवरी को इम्तिहानात का आगाज़ होगा और 23 फरवरी को इम्तिहानात का आगाज़ होगा और 25 मार्च को इनेकाद अमल में आएगा। तो बहरहाल अपने बच्चों पर नज़र रखिए, और क्योंकि ये इंटरमीडिएट होता है, ये बहुत अहम सीढ़ी होती है। आप इंजीनियरिंग में, आप ग्रेजुएशन के किसी भी यानी स्ट्रीम में आप एडमिशन ले सकते हैं, और या किसी भी यानी आप IPC में लीजिए या MPC में लीजिए या CEC में लीजिए या दूसरे जो कोर्सेस है वो भी आप कर सकते हैं। मेडिसिन में, इंजीनियरिंग में भी आप दाखिले ले सकते हैं, फार्मेसी भी कर सकते हैं और BBA भी कर सकते हैं। तो बहरहाल अब तेलंगाना में जो इम्तिहान होने वाले हैं उसमें ये बताया जाता है इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में सज्जाद साहब 9 लाख तलबा व तालिबात शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए यकीनन आपने एक अहम नुक्ता जो है उठाया है कि बच्चों पे टर्निंग पॉइंट होता है इंटरमीडिएट बच्चों का। उसके बाद जो है प्रोफेशनल तालीम शुरू हो जाती है। नीट का जो है इम्तिहान बच्चे देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत तवज्जो है बच्चों की। JEE और नीट पे बच्चों की बहुत तवज्जो है, इंटर के बच्चों की ख़ास तौर पे। MBBS में दाखिला हो या फिर इंजीनियरिंग में दाखिले हों, ये जो है IITs में दाखिले हों या यूनिवर्सिटी की आला तालीम में दाखिले हों, तो ये सारा जो है एक मामला यहीं से शुरू होता है। तो यकीनन जो है जितना बड़ा बच्चे रैंक लाएंगे इंटर के इम्तिहानात में, उतनी ही उनको आगे एडमिशन्स में आसानी होगी। और फिर जो है इस जानिब ख़ास तौर से जो है बच्चों को तवज्जो देने की ज़रूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा बहरहाल। लेकिन आपको बता दें कि दुबई के लोग जाते हैं कमाने के लिए, अपने खुशहाल यानी ज़िंदगी गुजारने के लिए, या फिर अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों की, अपनी बीवी की, अपने अरकान ख़ानदान की, अपने माँ बाप की को खुशहाल ज़िंदगी देने के लिए दुबई का रुख करते हैं, चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन हो। लेकिन अगर किसी मर्द या किसी खातून को झूठे ज़मान में फंसा दिया जाता है, उन्हें एक पार्सल दिया जाता है और कहा जाता है कि वो आप दुबई ले जाएं, और ये जो खातून है या जो मर्द है वो अगर मुलाजिमत के लिए जाते हैं तो मुरवत के तौर पर यानी मुरवतन वो पार्सल ले लेते हैं, और जब पहुंचते हैं तो उन्हें पता नहीं चलता उन गरीबों को कि इस पार्सल में या उन्हें जो दिया गया पार्सल है उसमें मंशियात थी। तो बहरहाल हैदराबाद क्या किचन बाग इलाका आप देखेंगे कि एक मुस्लिम डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, अक्सरियत इलाका है। वहाँ की एक 24 साल खातून जिसका नाम आमिना बेगम है, जो मतलक़ा है और 5 साल बच्चे की माँ है, और जिसके वालिद जो हैं पैरालिटिक पेशेंट हैं यानी फालिज में मुब्तला हैं, और सुल्ताना बेगम माँ है जो घरेलू काम काज करती है। ये खातून मतलक़ा है और उसने बाहर बहैसियत ब्यूटी पार्लर काम करने का फ़ैसला किया। एक एजेंट, मुकामी एजेंट से रुजू हुई और मुकामी एजेंट ने उसे मुलाजिमत भी दिला दी, वीज़ा का इंतज़ाम कर दिया और कहा कि पहले आपको दुबई से पहले बैंकॉक जाना है, बैंकॉक से होते हुए दुबई जाना है। तो बहरहाल ये खातून यानी 24 साल खातून है, ये पहुंचती है बैंकॉक। बैंकॉक में एक शख्स, एक और एजेंट उससे मिलता है और उसे एक पार्सल हवाले करता है और कहता है कि दुबई में फ़लाँ शख्स को ये पार्सल दे दिया जाए। वो बेचारी, उसे पता भी नहीं था कि उस पार्सल में मंशियात है या ड्रग्स है। तो बहरहाल वो दुबई पहुंचती है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उसके सामान की तलाशी ली जाती है और मंशियात बरामद होते ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अदालत ने 8 अक्टूबर को उस खातून को, जिसकी उम्र 24 साल है, उसकी उम्र से कहीं ज़्यादा सज़ाए क़ैद दी है, 25 साल की सज़ाए क़ैद सुनाई है। तो बहरहाल अब एक उम्र कैद की तरह ये मैं समझता हूँ है, लेकिन
गरीब है, उसके लिए कोई ना वकील का इंतज़ाम भी वो नहीं कर सकी। इस सिलसिले में एमबीडी के जो तर्जुमान हैं अमजदुल्ला खां काले, तो वो आगे आए, उन्होंने अपील की और ये बताया कि तकरीबन 6 लाख रुपए इस खातून को दरकार थे, यानी ज़रूरत थी, ताकि वकील का इंतज़ाम किया जाए। इस अपील के बाद तकरीबन 2.85 लाख रुपए यानी 2,85,000 रुपये जमा हुए, मजीद 3,20,000 रुपये जमा होने हैं। और आपको बता दूं कि अब तो वो फैसला भी सुना दिया गया है और उसे 24 यानी 25 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं जो गुर्बत होती है इस कदर ख़तरनाक होती है कि लोग झूठे मुकदमात में फंस जाते हैं। अब इस खातून की रिहाई को यकीनी बनाना जो कि बेकसूर है, ये तमाम या वो हिंदुस्तानी हो या दुबई में मुक़ीम हिंदुस्तानी तारकिन वतन हो या फिर दुबई की हुकूमत हो, उसका ये बहैसियत एक इंसान फ़र्ज़ बनता है। सजा साहब यकीनन देखिए बहुत ही जो है दर्दनाक कहानी है और सबक आमोज़ भी है, और हैदराबाद के लोगों के लिए ये एक जो है एक सबक है, एक नविश्ता दीवार है। हैदराबाद के लोगों को आप समझने की ज़रूरत है कि उन्हें कोई इस तरह से पार्सल देता है, इवन हैदराबाद में भी इस तरह के पार्सल दिए जा रहे हैं दुबई पहुंचाने के लिए। अगर कोई उन्हें इस तरह के पार्सल देता है तो उन्हें मोहतात रहना है, चौकन्ना रहना है और इस तरह की जो है अशिया को अपने साथ ले जाने की जो है हिमाकत या फिर गलती नहीं करनी चाहिए। देखिए आज जो है एक खातून जिसको कुछ पता नहीं था, वो जो है काम करने के लिए, अपने घर की बेहतरी के लिए, अपने माँ बाप के इलाज के लिए एक मजबूर खातून जो है दुबई जाना चाहती है और एजेंट के झांसे में आ जाती है। उस खातून को एजेंट भेजता है बैंकॉक, फिर वहाँ से एक पैकेट लेके दुबई जो है वो रवाना होती हैं और वहाँ पे वो एयरपोर्ट ही पे पकड़ी जाती हैं। तो ये कितना जो है दर्दनाक वाक़या है, कितना जो है अलमनाक वाक़या है कि उस खातून को पकड़ा गया और उसको पता ही नहीं कि वो क्या कर रही है, उसको पता ही नहीं कि बैग में क्या है, उसको पता ही नहीं कि उसको जो पैकेट दिया गया है उसमें क्या चीज़ जो है रखी गई है, कुछ पता नहीं है। बस वो स्मगलरों के, ड्रग्स के स्मगलरों के चुंगल में फंस जाती है और फिर उसको जो है 25 साल की सज़ा हो जाती है। एक 24 साल की खातून के लिए जिसके गोद में बच्चा भी है, ये इतनी बड़ी सज़ा आप अंदाज़ा लगाइए रियाज साहब के जो है सुनने से ही जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे जो है जालिम लोग हैं कि मासूम लोगों को, गरीब लोगों को, मजबूर लोगों को, लाचार लोगों को इस तरीके से जो है स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और उनको फंसा देते हैं। यकीनन जो है जो जिसने ये हरकत करवाई है उसका अंजाम तो बहुत ही जो है दर्दनाक होने वाला है, लेकिन इस खातून के साथ भी जो नाइंसाफ़ी हुई है उसके हवाले से भी यकीनन दुबई की हुकूमत को नुमाइंदगी कराने की ज़रूरत है। यहाँ की हुकूमत की जानिब से भी जो है ये काम किया जा सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि दफ्तर ख़ारिजा इस सिलसिले में क्या करता है और हमारे जो है शहर के जितने भी जो है अमायदीन हैं और जो है फलाही तंजीमें हैं वो कैसे इस खातून की ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश करती हैं, ये देखने वाली बात होगी। अब देखेंगे कि बच्चा एक तरफ है, माँ एक तरफ है और बेकसूर खातून है और जानबूझकर उसे फंसाया गया है, लेकिन जो लोकल एजेंट है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उसे इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए कि दोबारा इस तरह की वो गलती ना करे। इस तरह की गलती की वजह से सीधी बात है उसको भी 25 साल की सज़ा होनी चाहिए और लालच की वजह से, उसके लालच की वजह से और दूसरों के लालच की वजह से एक ज़िंदगी तबाह हो रही है, तो ये देखनी चाहिए। और किसके लिए कर रहे हैं आप ये? एक दुनिया के लिए। ये दुनिया कितनी मुख्तसर है, कितने साल जिएंगे आप? हाँ, 60 साल जिएंगे, 63 साल जिएंगे, 65 साल जिएंगे, 70 साल जिएंगे, 100 साल भी जी लेंगे तो, लेकिन जिसकी हाय लगती है, अगर गरीब की हाय लग जाए तो यकीन मानिए कि बहुत ख़तरनाक हालात पैदा हो जाएंगे इस तरह के लोगों के लिए। तो बहरहाल नाज़रीन, ये खबर बहुत ही अफसोसनाक है और उम्मीद करते हैं कि उस खातून की रिहाई अमल में है। आमिना बेगम की जो 24 साल है और उससे 25 साल की सज़ा हो गई है। तो बहरहाल अब अपील की जाएगी और उसके जो अरकान ख़ानदान है वकला से राब्ते में भी है, ये भी इतलात मिल रही है। लेकिन सजा साहब आप देखेंगे कि जहाँ तक ख़वातीन का ताल्लुक़ है, अब ऐसा लगता है कि चलती ट्रेन जो है उसमें भी ख़वातीन महफूज नहीं है। आंध्र प्रदेश का एक इलाका है गुंटूर और पेद्दाकुरापाडू रेलवे स्टेशन के दरमियान एक बहुत ही इबरतनाक वाक़या पेश आया है और ये वाक़या इस वक्त पेश आया जबकि एक 35 साला खातून जो ट्रेन में तनहा सफ़र कर रही थी उसका एक नामालूम शख्स ने रेप किया और उसके पास मौजूद 5,600 रुपये के साथ साथ उसका मोबाइल फ़ोन छीन कर
फरार हो गया। और इस सिलसिले में खातून ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई है। और आपको ये भी बता दूं कि इस तरह के जो वाक़यात होते हैं इसके लिए जो मुतालिका रेलवे पुलिस होती है उसको भी जिम्मेदार करार देना चाहिए, क्योंकि आप अगर तहफ़्फ़ुज़ या सिक्योरिटी शहरियों को फराहम नहीं कर सकते, किसी की इज़्ज़त नहीं बचा सकते, तो फिर आपके रहने और ना रहने का क्या फ़ायदा है, ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल ये जो खातून है लेडीज़ कोच में मौजूद थी, ये ख़वातीन के जो लिए मखसूस कोच होता है या उसमें मौजूद थी, और उस डब्बे में ये शख्स दाखिल होता है और फिर चाकू की नोक पर खातून के साथ मुँह काला करता है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अब तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यकीनन सच कहते हैं मोदी जी। पढ़ाओ की तो अलग बात है, बचाओ की बात सही कहते हैं जी बिल्कुल। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो रही है, और जो है ये दिल दहला देने वाली खबर आई गुंटूर से कि स्टेशन में चलती ट्रेन में जो है एक वाक़या हुआ है, इतना दर्दनाक वाक़या हुआ है, इसमें ज़िना बिल जबर का वाक़या होता है, और फिर लूट के जो है फ़ोन और पैसे लूट के चला भी जाता है वो शख्स मुजरिम, और वो आज़ाद घूम रहा है, और अफसोस का मकाम है। और दूसरी अहम तरीन बात यह है रियाज साहब, आपने जो है यकीनन मोदी के नारे को जो यहाँ पे जो है तज़किरा किया है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज किस तरह के हालात हैं आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दुर्गापुर में एक मेडिकल की तालिबा के साथ इज्तिमाई रेप होता है। यूपी से मुसलसल जो है बच्चों के रेप के, लड़कियों के रेप के वाक़यात, खबरें आ रही हैं, मुसलसल आ रही हैं, दलित बच्चियों के साथ। बिल्कुल। और वो बंदा जो है आज ही तकरीर करके बोल रहा है कि हम इंसाफ देंगे, हम इंसाफ करेंगे। तो किस इंसाफ की ये बात करते हैं? मस्जिदों पे बुलडोज़र चला के, मुसलमानों के घरों पे बुलडोज़र चला के अगर ये समझते हैं कि उन्होंने इंसाफ का जो है काम कर दिया, तो ये जो है काम ख्याली है। आज देखिए यूपी में किस तरह के और मुसलसल वाक़यात में इजाफा हो रहा है। और सज्जाद साहब आप देखेंगे कि कब तक मजलूम खामोश रहेगा। जी बिल्कुल। कभी ना कभी उसके दिल में एक चिंगारी उठेगी, और जब चिंगारी आग का शोला बनेगी तो मैं समझता हूँ कि जुल्म करने वाले भुसम होकर रह जाएंगे, जल जाएंगे। बिल्कुल यकीनन। देखिए, जुल्म करने वाला कभी आबाद नहीं रहा है, जी। ये तारीख गवाह है। फिरौन से आप जो है हिस्ट्री उठा के देखिए, आज तक की हिस्ट्री। फिरौन तो छोड़िए, शैतान अगर उसने गुरूर किया तबाही और बर्बादी उसका मुकद्दर बन गई, आज भी मलून हो गया। वो मलून हो गया, उसने गुरूर किया, मलून हो गया, और आज तक ये सिलसिला जारी है। और ये समझना चाहिए जो इक़्तिदार के नशे में जो है मस्त जो लोग होते हैं, इक़्तिदार के नशे में मगरूर जो हो जाते हैं, तकब्बुर जिनको जो है आ घेरता है, उनको समझना चाहिए कि तकब्बुर जो है उनको नेस्त व नाबूद भी कर देता है। और देखेंगे कि ये जो लीडर्स होते हैं अपने आप को तकब्बुर की बीमारी में इस कदर मुब्तला कर लेते हैं कि उन्हें आगे वाले की कोई बात सुनाई नहीं देती, उसके ख्यालात जानने की कोशिश ही नहीं करते, बस अपना बोले जाते हैं और अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने बीवी को, अपने बीवियों को बचाने की कोशिश करते हैं। उनके यानी सामान ऐश का इंतज़ाम करते करते खबरों तक पहुँच जाते हैं। ये बिल्कुल यकीनन किसी की आरती उड़ जाती है। यकीनन। देखिए, बहुत सारी मिसालें हैं हमारे पास। तो बहरहाल जो है मारना हर एक को है, और मरने के बाद का अंजाम तो जो है खुदा जाने। लेकिन जो हालात अब जो है तकब्बुर की वजह से जो फ़िरक़ा परस्ती का जहर घोला जा रहा है और क्राइम की शरह बढ़ रही हैं, वो बड़ी तशवीशनाक हैं। गुंटूर का वाक़या भी बड़ा दर्दनाक वाक़या है, और इस सिलसिले में चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत को भी जो है की भी ज़िम्मेदारी हो जाती है कि वो देखें कि आखिर जो है इस तरह के वाक़यात कैसे पेश आ रहे हैं। यकीनन देखिए, रेलवे में सिक्योरिटी भी होती है, और देखिए इससे बुरी बात क्या हो सकती है कि खातून वुमेंस के जो है बोगी में बैठी है, हाँ जी, और उसके बावजूद उसकी इज़्ज़त महफूज नहीं है। तो फिर जो है उन सिपाहियों का क्या काम जिनको जो है ट्रेन की हिफाजत के लिए रखा जाता है, उनका काम क्या है? सवाल ये है कि ख़वातीन की बोगी में बेइज्जती की जाती है, उनके साथ दरिंदगी की जाती है, उनका रेप किया जाता है। तो फिर इनका क्या काम है जो सिक्योरिटी गार्ड बन के जो है, जो पुलिस रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जिसको कहा जाता है, ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के सिपाही ट्रेन में आखिर क्या कर रहे हैं?
बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल हम पॉलिटिशियंस की बात कर रहे थे, सियासतदानों की बात कर रहे थे, क़यादत करने वालों की बात कर रहे थे। तो आपको बता दूं, गली से लेकर दिल्ली तक लीडर जिस अंदाज में अकड़ कर चलते हैं, जिस तरह उनका लबो लहजा होता है, गुरूर और तकब्बुर जिससे टपकता है, उनकी जो चेहरे के जो तासरात होते हैं, यानी फ़िरौनी यानी फ़िरऔन की तरह उनका चेहरे के तासरात होते हैं, वो बहुत ज़्यादा गुरूर और तकब्बुर की बीमारी में मुब्तला होते हैं। और मैं समझता हूँ कि सबसे ख़तरनाक अगर बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है तो वो है गुरूर और तकब्बुर, और उसका इलाज है वो सादगी से है, इनकिसारी से है। दीन इस्लाम ने तो सादगी और इनकिसारी यानी सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी की बात की है, और दुनिया को भी ये पैगाम दिया है, और अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहने का हुक्म दिया गया है। इवन अगर किसी को देखकर मुस्कुराना भी है तो वो सदका है, तो ये कहा गया है दीन इस्लाम में। लेकिन आप देखेंगे, लीडरों को देखेंगे, वो जिस अंदाज में यानी रोबदार लहजा ऐसे लोग ये करते हैं जैसे कि सारी दुनिया इनके बाप की जागीर हो, और हमेशा ये जिंदा रहने वाले हैं। उनकी जो अकड़न देखिए, जब ज़मीन पर चलते हैं तो इस तरह अकड़ कर चलते हैं जैसे ज़मीन सिर्फ इनके लिए बनाई गई हो, वसाइल इनके लिए बनाए गए हो, और जो लीडरशिप है वो इन पर पूरा पैदाइशी इनका हक है। इस तरह चलते हैं, बात करते हैं तो दूसरों को अहमियत नहीं देते, और हद तो ये है कि दूसरों के सामने गुरूर और तकब्बुर का वो मुजाहरा करते हैं कि दूसरों को इंतहाई नीच समझ सकते हैं और अपने आप को बहुत अदना वो आला समझते हैं। इन बेवकूफ़ों को ये नहीं मालूम है कि तुम इंसान हो। इंसान वो खतरे से बना है, अगर किसी के कपड़ों पर या लिबास पर गिर जाए वो खतरा, मैं मादे मनविया की बात कर रहा हूँ, अगर वो खतरा गिर जाए तो फिर समझिए कि आपको फिर गुस्ल वाजिब हो जाता है। ये आपकी हकीकत है, और फिर आप बहुत अकड़ कर चलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला डूबा हुआ लहजा इस्तेमाल करते हैं, लोगों का दिल तोड़ते हैं और अपना फ़ायदे को यकीनी बनाते हैं और लोगों का सौदा कर देते हैं। यकीनन देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि तकब्बुर जो है वो बहुत बुरी बात है, और हर इंसान को जो तकब्बुर कर रहा है, जो जुल्म कर रहा है, जो है मनमानी कर रहा है, जो शरपसंदी कर रहा है, शरंगेज़ी कर रहा है, और माहौल को प्रागंदा करने की कोशिश कर रहा है, नाइंसाफ़ी का जो है मुर्तकिब हो रहा है, उन सब को जो है ये समझने की ज़रूरत है कि तकब्बुर की जो है दिन जो है वो ज़्यादा लंबे नहीं होते। जी। और जो है तकब्बुर करने वालों को का अंजाम जो है हमेशा बुरा ही हुआ है, यहाँ पर भी वहाँ पर भी। बहरहाल इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।